सरकार जो आज बनी हुई है मौके पर, ये कोई पहले से हुआ गठबंधन नहीं है। वो सरकारें चला करती है जिनका पहले से गठबंधन हुआ आपस में। ये तो एक स्वार्थ था। भाजपा तो सत्ता में आना चाहती थी और जिन्होंने इनको सहयोग दिया, जो इनके साथ गए, वो भी केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। वो भी दाव लगाना चाहते थे सत्ता का। ये सरकार नहीं है, ये तो एक लुटेरों का गिरोह है। आप देखो कि आज इस प्रदेश में नशे का कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि नशा बेचने वाले जो लोग हैं उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। जहाँ नशा का एक माफिया खड़ा हो गया, वहीं एक शराब माफिया भी बना दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ तो अपहरण करने वाले और बलात्कार करने वाले लोगों को भी सरकार का संरक्षण है। उनको भी पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती कि वो सत्ता में बैठे लोगों की गाड़ियों में चढ़ करके घूमते हैं। यहाँ तो रेत और बजरी का भी एक बड़ा माफिया खड़ा हुआ है। ये केवल आपके यमुनानगर में नहीं, तो शाम की पहाड़ियों के ऊपर भी आज इलीगल माइनिंग है। आज जो मेवात का एरिया है, जहाँ जो पहाड़ अरावली लगा हुआ है सर, वहाँ पे भी इलीगल माइनिंग है। इलीगल माइनिंग करने वाले कोई और लोग नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो करवा रहे हैं। यहाँ तो किसान की फसल को लूटने के लिए भी माफिया पैदा कर दिया गया। किसान के गन्ने की पेमेंट के ऊपर पंजाब एक्ट के मुताबिक अगर 15 दिन में किसान की फसल को उसकी पेमेंट ना की जाए तो 15% ब्याज के साथ उसको पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो कई साल पैसा नहीं दिया जाता। किसान का धान बाजार में लूट लिया जाता है, 250 से 300 रुपये क्विंटल कम दिया जाता है। हम मुख्यमंत्री से जब पूछते हैं कि ये जो पैसा कम दिया गया है ये किस एजेंसी के खाते में है, जो आपकी खरीद करने वाली एजेंसी है उसके खाते में या सरकार के खाते में या कोई मिलर के पास जा रहा है, तो फिर कोई जवाब नहीं इस बात का। हम जब कहते हैं इंक्वायरी कराओ तो इंक्वायरी करवाते हैं एसडीएम से, और एसडीएम को तो सरकार जो कहेगी वो रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ेगी। हमने कहा इसकी सीबीआई जांच कराओ। हमने जो शराब की तस्करी का मामला भी पिछले दिनों सामने आया, उस पर मुख्यमंत्री से कहा इस पर एसआईटी का गठन करो या किसी और एजेंसी से जांच करो। उस पर भी एससीटी का गठन करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहाँ तो किसान की केवल गन्ने और धान की फसल नहीं, यहाँ तो मुख्यमंत्री कहता तो ये है कि आप मक्के की बिजाई करो, 8,000 रुपये एकड़ के हिसाब से देंगे। उसको 8,000 देने की बजाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो 2,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान का खरीदना चाहिए था, वो भी आज जो है 800 रुपये क्विंटल पे बेचने पे मजबूर कर रखा है। और ये मान करके चलो गिरोह कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और ऐसी सरकारें ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकती। चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटी थी कि नहीं टूटी थी? ये सरकार कैसे चलेगी? उनकी गिर सकती है तो ये भी गिरेगी। ये सरकार तो आज जो चल रही है वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी आपस में मिली हुई है। मैंने उदाहरण आपके सामने दिए थे कि राज्यसभा के चुनाव में कैसे सुभाष चंद्रा को जिता करके बीजेपी पे हुड्डा ने एक आसान किया था, और वो आसान अभी पिछले दिनों राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता करके भाजपा ने उतारने का काम किया।
अदरवाइज कांग्रेस के अंदर 5 से 7 ऐसे एमएलए थे जो हुड्डा के खिलाफ वोट डालते, और हुड्डा के खिलाफ वोट डलता तो फिर राज्यसभा का मेंबर हुड्डा का लड़का नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति बनता। प्रदेश में सरकार है वो भाजपा, जजपा और कांग्रेस की तीनों की मिली सरकार है। इसलिए सरकार जो है आज चल रही है, लेकिन बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे के बाद मैं जो समझता हूँ कि सरकार गिरेगी। क्या मध्यावधि चुनाव का अंदेशा बन जाएगा? चुनाव ही होगा और तो कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसमें सर इनेलो में जैसे बीएसपी के नेता, पूर्व नेता है, अशोक तंवर का नाम, और भी लोग हैं सर जो आने वाले हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं। बढ़ता करा जा रहा है दिल्ली, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री तो कहते हैं नवंबर तक राशन खरीदेंगे। ये जो लॉकडाउन था हमारे यहाँ, इस लॉकडाउन में मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि हम गरीब तक राशन पहुँचाएंगे, 15-15 दिन का करके राशन देते रहे। आप मुझे यमुनानगर के किसी कॉलोनी में ले चलो, गरीब की बस्ती में, अगर कोई 4 गरीब आदमी खड़े होकर ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई राशन उपलब्ध हुआ है, तो मैं मान जाऊंगा कि भी सरकार जो है गरीब की मदद कर रही है। यहाँ जो राशन बांटा गया हरियाणा में, या जो कोई खाना खिलाया गया, केवल और केवल सोशल जो संगठन थे उन्होंने किया, उन्होंने ही पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने ही राशन इकट्ठा किया और उन्होंने ही लोगों में जाकर के बांटने का काम किया। ये तो विधानसभा में हम मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि कितना पैसा आपने राशन के लिए निकाला और कहाँ से राशन खरीदा, किस तरह की किट आपने तैयार करी। मैं तो आपके माध्यम से भी डिमांड करता हूँ कि मुख्यमंत्री इस पे जल्दी बताए कि राशन में हमने क्या क्या चीज़ लोगों को उपलब्ध कराई है। सर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में अगर किसी ने बाजरा खा लिया तो बंद लग जाएगा, बीमार और पड़ जाएगा। बाजरा जो है सिर्फ और सिर्फ सर्दी का खाजा है, तो हमारे मुख्यमंत्री को तो ये पता ही नहीं है अनाज कौन सा किस महीने में खाया जाता है। तो उसके खिलाफ तो पर्चा दर्ज कर दिया इन्होंने। जो हुड्डा के टाइम में जिसने ये अनियमितताएं बरती, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, पढ़े लिखे बच्चों को जिनको रोज़गार मिलना चाहिए था उनको वंचित किया। मुख्यमंत्री को अगर इतने ईमानदार हैं तो भारती के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करना चाहिए। भारती के सिलेक्शन जो बोर्ड बना हुआ है, जहाँ ऑफिस है, वहाँ से तो पेपर चोरी हुए थे। वहाँ तो उसके 3 कर्मचारियों को लपेटा गया जिसका कोई संबंध नहीं था। एक्चुअल में तो जो बीमारी थी वो चेयरमैन की थी। चेयरमैन को सस्पेंड क्यों किया अगर चेयरमैन गलत नहीं था तो? उस एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद पड़े हैं, 1983 पीटीआई नौकरी से निकाल दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला था, लेकिन सरकार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इनको हटाने के लिए, उसी वक्त रिव्यू में जाना चाहिए था और रिव्यू में जाकर के ये सारी चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए थी कि इन बच्चों का कसूर नहीं है, इनमें चंद ऐसे बच्चे हैं जिनकी गलत सिलेक्शन हुई है, जिन्होंने सिलेक्शन गलत करी है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सारे तो कोई उसमें बेईमान नहीं थे। जो 2-4-6 कोई गलत इस तरह से जिन्होंने ज्वाइन करवाई गई, जिन लोगों ने इनको ज्वाइन करवाया उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर हमारे देश में 500 केस थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ, दुनिया में हजारों केस थे। उन्होंने हजारों केस होते हुए भी नाम लॉकडाउन दिया था, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती नहीं करी थी, किसी की दुकानें बंद नहीं कराई थी, किसी के कारखाने बंद नहीं हुए थे और किसी के कॉलेज और स्कूल बंद नहीं हुए थे। आज भी अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह पे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो अपनी छुट्टियां मनाते हैं, वो अपनी पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ पे 500 जो केस थे उनको
काबू करने की बजाय उसको लाखों में तब्दील कर दिया। 80 दिन तक लॉकडाउन रख करके आपका सब कुछ आपसे छीन लिया, और छीन करके प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनोगे? आपके यहाँ जो लेबर फैक्ट्रियों में काम करने वाली थी वो अपने देश चली गई, अपने प्रदेश में चले गए। आने से डरते हैं क्योंकि कोरोना कौन सी खत्म होगी। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और इससे बड़ी और क्या बेकायदगी होगी कि अब सरकार ने ये कह दिया कि इस कोरोना की महामारी से आप स्वयं निपटो। इनके पास कोई मेडिसिन नहीं, कोई बेड नहीं, कोई इलाज नहीं, तो फिर हमें 80 दिन तक किस लिए बंद करके रखा था? उसी दिन बता देना चाहिए था भी सोशल डिस्टेंस बना करके रखो। इसका बचाव आपको स्वयं करना पड़ेगा। तब नहीं कहा गया, तब तो ये कहा गया कि हम इस बीमारी से जीतेंगे। जीतने की बजाय इस बीमारी को हमारी और ज़्यादा चमेट दी। ये नारा भी दिया, उसकी तय तक जाना चाहूँगा, फिर उसका खुलासा आपके आगे। सर, इस जैसे कोरोना कि- की आड़ के अंदर प्राइवेट स्कूल के लोगों से पैसे इकट्ठे हुए, और मैं उसकी तय तक जब तक नहीं जाऊंगा तब तक इसका खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन जब करूंगा तो फिर आप कहोगे कि किस तरह से इस सरकार ने नए नए तरीके अपना कर लोगों को लूटने का काम किया। ये तो लुटेरों का गिरोह है, सरकार नहीं है। अगर नशा रोकना था, ख़त्म करना था, तो इस लॉकडाउन से अच्छा कोई टाइम नहीं था। तब हर हालत में इस पर काबू पा लिया जाता, सर, लेकिन काबू पाने की बजाय इसको बढ़ावा दिया। सर, बड़ौदा उपचुनाव